स्वरूप सिंह की जो समिति एक बनी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था। देन 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और भाग जो 4A है और साथ ही साथ आर्टिकल 51A जोड़ा जाता है इसके थ्रू और फंडामेंटल ड्यूटी आ जाता है। ठीक है, और याद रखना ये जो रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, याद रखना रूस के संविधान से प्रेरित है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और ये जो DPSP है ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है ग्राम पंचायत। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत जो है सम्मिलित है, जो कि DPSP का भाग है और DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली इंजॉय फील्ड में। जैसा कि हम यूपी PCS का पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 2014 तक देख चुके हैं प्रश्नों को। आज हम देखेंगे 2015 का प्रश्न। चूंकि 2015 में एग्जाम कैंसिल हो गया था, इसलिए जो है री एग्जाम हुआ था, तो 2015 के 2 सेट हो जाएंगे, तो उन दोनों को हम देखेंगे। आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। पहला कह रहा है भारत में लिखित संविधान है। दूसरा कह रहा है जो कारण है आर कह रहा है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो सही तो दोनों हो जाता है, लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, अतः जो है व्याख्या नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो यह स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया है। ऑलरेडी हम 10 जो 11 टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको देख चुके हैं। अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला कह रहा है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। दूसरा कह रहा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। तीसरा कह रहा है ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना। तो यही नहीं होगा, चूंकि ये DPSP में है, ना कि जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी में है। और चौथा कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। ठीक है, तो इसका पूछा सही नहीं है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? यानी सिर्फ भारतीय नागरिकों की बात कर रहा है। 15, 16, 19, 15, 16, 19 और 29 और 30 ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो इसी में से विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 19 का भाग है और 19 ओनली जो है नागरिक को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। ठीक है, तो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आता है और 15 से लेके 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? यानी कि जो जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके अतिरिक्त जो अन्य सब्जेक्ट है उस पर कौन कानून बना सकता है? तो संसद बनाएगी। वैसे चूंकि जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के भाग दिए गए हैं। एक 3 प्रकार की लिस्ट है, एक यूनियन है और एक स्टेट है, इसके बाद एक कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, कंकरेंट। तो कंकरेंट लिस्ट पे तो दोनों लोग कानून बना सकते हैं और स्टेट पर स्टेट ही कानून बनाएगा और यूनियन पर यूनियन ही कानून बनाएगा और एक अवशिष्ट शक्तियाँ होती है, तो उस अवशिष्ट शक्तियाँ पर संसद ही कानून बनाती है। ठीक है, तो यही बात इस डिफिनीशन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय लक्षण जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, जो संघीय शक्ति होती है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की। तो पहला देखते हैं ऑप्शन, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। बिल्कुल सेपरेशन की बात कर रहा है, तो सही हो जाएगा। नहीं है पूछा है। दूसरा कह रहा है कि पूर्ण रूप से लिखित संविधान। बिल्कुल लिखित संविधान होगा तभी जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से बताया जाएगा उसमें। और सी वाला है इकहरी नागरिकता। तो इकहरी नागरिकता नहीं, डुअल सिटीजनशिप होती है, तो सही नहीं है पूछा, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका यह भी लक्षण है, संघीय जो है लक्षण है। तो इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संघात्मक राज्यों में जो है दोहरी नागरिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? बताना है आपको। तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई थी, याद रखना। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के मद्देनजर महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के द्वारा महाराष्ट्र में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, याद रखना। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका होता है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है, ये याद रखें। ठीक है, फिर भारतीय संसद में शामिल कौन कौन है? तो कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये आर्टिकल 79 में ये दिया गया है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो ऐसी स्थिति होती है कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो है कार्य करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन ये में है। तो उपराष्ट्रपति वाइन
दोनों की अनुपस्थिति में भारत का प्रधान न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण से संबंध क्वेश्चन है। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। दूसरा कह रहा है उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष जो भी पहले हो वहां तक होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें से सही होता है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में बात करते हैं, अभी आगे चलते हैं, बताते हैं। जैसे जो ये तो ठीक है 570 होता था, पहले होता था, लेकिन जब 2019 में एक जो है इसमें एक संशोधन होता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक आता है 2019 में। इसके थ्रू दो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इन दोनों की जो कार्यकाल कर दिया जाता है वो 370 कर दिया जाता है। ठीक है, यानी 3 वर्ष या 70 उम्र जो भी पहले पूरा हो। और जो अध्यक्ष होते हैं, चूंकि पहले था कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष बन सकता है, इसमें प्रोविजन किया गया उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। तो ये नया प्रोविजन याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो आर्टिकल 100 में 50-50 ऐसे याद कर लेना ट्रिक के माध्यम से, 50-50 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है। ठीक है, आर्टिकल 100 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, तो ये पूछा है कि 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत कौन करता है। तो आहूत राष्ट्रपति करता है, जबकि अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मत देने का अधिकार निम्न में अधिकारों में से कौन सा है। तो याद रखना ये संवैधानिक अधिकार भी मत देने का अधिकार है और विधिक अधिकार है। इसमें आयोग ने उत्तर भी माना है 2, यानी बी और डी दोनों को माना है उत्तर आयोग ने। चूंकि जो 61वां संविधान संशोधन है 18 वर्ष से ऊपर आयु के प्राप्त सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है, ये अधिनियम के थ्रू बताता है। और वहीं जो है आर्टिकल 326 में भी यह जिक्र किया गया है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 26 ये अधिनियम वाला ये हो गया। जन प्रतिनिधि अधिनियम 51 में भी मत देने का अधिकार को बताया गया है, तो ये विधिक अधिकार हो गया। वहीं आर्टिकल 326 में जो दिया गया है वो संवैधानिक अधिकार है। अतः दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो पहले होता था, अभी 104वां संविधान संशोधन आया तो एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ही समाप्त कर दिया गया। तो अतः पहले तो आंसर इसका ये सही होता है। ठीक है, तो याद रखना ये 2019 में 104 आया, इसके बाद मनोनयन के प्रावधान को ही समाप्त कर दिया गया। कितनी बार ये क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। मूल संरचना पूछ रहा है कहाँ से प्रतिपादित हुआ। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के जो केस में आया था। याद रखना सबसे बड़ी बेंच थी और इसी में जो है कहा गया था मूल संरचना का सिद्धांत इसी में दिया गया था। इसके बाद है संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है। तो शून्यकाल का जो समय होता है वो होता है 12 से 1 के बीच के समय, दोपहर 12 से और अपराह्न जो है 1 बजे तक का समय होता है, यानी कि प्रश्नकाल के ठीक बाद जो है ये होता है। ठीक है, याद रखना कि संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, प्रक्रिया तथा संचालन नियम में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है, और इसका जन्म भी जो है शून्यकाल का जन्म भारत में ही हुआ था। ये भी याद रखना, क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करती है। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। दूसरा कह रहा है ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का, तो दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रामीण स्थानीय निकायों पर जो है राज्य निर्वाचन आयोग का जो है वो निरीक्षण रहता है, ना कि जो भारत के निर्वाचन आयोग का रहता है। तो ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। व्याख्या, राज्य के निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर राज्य निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना अनुच्छेद जो है 61 में ऐसा वर्णित किया गया है। ठीक है, तो हटाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है, लिखित सूचना देना होता है। ठीक है, जो प्रोविजन है, और उस पर जो है जिस भी सदन से होता है उसमें, जैसे राज्यसभा से शुरू हुआ तो उसके भी 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, और लोकसभा से शुरू हुआ तो उसके भी सदस्यों का 1/4 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके बाद 2/3 सदस्यों द्वारा यह पारित होता है और इसके बाद दूसरे सदन में जाता है, फिर जांच वाच होता है। देन इसके बाद जिस दिन ये जांच हो जाता है, कंप्लीट होता है, उसी के साथ ही उसी दिन से जो है राष्ट्रपति का त्यागपद मान लिया जाता है। ठीक है, तो प्रोविजन ये है, याद रखना 1/4 ये वाला जरूर याद रखना, 14 दिन पूर्व सूचना याद रखना और 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर याद रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचित गण में सम्मिलित नहीं होता है।
ठीक है, तो याद रखना कि इसमें राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। इसमें संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित रहते हैं। पहले दिल्ली और पुडुचेरी के नहीं होते थे, तो 70 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, और इसको स्थापित कर दिया गया था, उनको पावर दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें कहा गया जो मंत्री बन सकते हैं वो जितना भी सदन संख्या है उसके 50% से अधिक नहीं हो सकते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करना है और सही उत्तर आपको बताना है। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। पहला कह रहा है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्तुति नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकती ये गलत हो जाएगा क्योंकि कर सकती है, अतः एक सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 झा के अनुसार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है। इसमें हम देखेंगे जो पेपर कैंसिल हो गया था 2015 का, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले वाला हम देखे थे जो एग्जाम हुआ था वो था, यानी 2015 में 2 हुआ था, तो ये दूसरा पार्ट है उसका। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो याद रखना लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 आया था, यह भी याद रख। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का अगर विचार की बात करोगे तो ये तो लिया गया है उससे से, लेकिन वही लैंग्वेज की बात आ जाए भाषा, तो भाषा जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना आगे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है बताना है। ठीक है, तो जमींदार प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल हिस्सा है, और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण यह भी है, और काश्तकारी सुधार यह भी है, जबकि इसमें बहुफसली योजना ये संबंध नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है बताना है? तो यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, तो यह एक जो है विधिक अधिकार है, याद रखना सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सामान्यतः तो सी मान लिया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए इनडायरेक्टली, अगर जैसे एक विधिक अधिकार नहीं रहता है, संवैधानिक रहता है, तो संवैधानिक भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में कहा है कि आर्टिकल 19 एक जो है एक है, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सूचना का अधिकार सम्मिलित किया जाता है। ये भी याद रखना कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो आया था वो 2005 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। कितना बार आर्टिकल 40 पूछा जा चुका है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंध रखता है आर्टिकल 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये याद रखना। 44वां संविधान 1978 में होता है, 44 नंबर का संविधान संशोधन, और इसके बाद अनुच्छेद 21 में जो प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार, ठीक है, इसको जो है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा इसमें जिक्र किया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। साथ ही युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित अगर होता है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, तो सभी मौलिक अधिकार तो स्थगित हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? ठीक है, तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, और इसके बाद संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होती है, याद रखना, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सिंगल सिटीजनशिप है, ना कि डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, तो भाग दो में 5 से 11 तक आर्टिकल में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, भारत में ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता का प्रावधान है, यही भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान है, अनुच्छेद दिया है और उसमें क्या प्रोविजन है उसके बारे में। तो विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 15 बात करता है, ये आर्टिकल 14 करता है विधि के सम्मुख समानता। तो फिर कार्य करने का अधिकार ये आर्टिकल 41 में दिया गया है, तो पहला का हो जाएगा तीसरा और बी का हो गया चौथा। ठीक है, बी का चौथा, अतः जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो याद रखना विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 14, कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41, और इसके बाद में जो कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थितियाँ ये आर्टिकल 42 में जिक्र किया गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व में था, फिर 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और जो 21 का है उसमें यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी जोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किसकी राय प्राप्त करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि
भारत के मुख्य न्यायाधीश की, और बी है जो भारत के निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग की स्तुति प्राप्त करेगा। अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न या विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको सही बताना है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग चूंकि एक संवैधानिक संस्था है, अतः इसका सही हो जाएगा आंसर बी। इसके बाद में ये 243 ए के तहत है, राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है, तो गठन भी राज्यपाल करता है। क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। फिर कथन है और कारण है, इस पे देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। दूसरा कह रहा है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, तो बिल्कुल यह भी सही हो जाता है। ठीक है, यह भी सही होता है, लेकिन व्याख्या जो है एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं कर रहे हो, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना, इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की उच्चतम विधायी संस्था है, अतः स्पष्ट कथनों का बिल्कुल सही है, किंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, और दूसरा का ऑप्शन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया। तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का क्या व्याख्या कर रहा है? नहीं, बिल्कुल व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे का संबंध नहीं है। भारत का संविधान इसलिए थोड़ी बड़ा हो गया है कि उसमें मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से प्रोविजन है जिसके कारण बड़ा हो गया, विभिन्न प्रकार के उपबंध किए गए हैं, इसलिए बड़ा हो गया। ठीक है, इसके बाद में तो विश्व का सबसे बृहद लिखित संविधान है हमारा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? तो 155 अनुच्छेद जो 155 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो याद रखना, इंद्रजीत गुप्ता समिति इसमें संबंध नहीं रखता है, जबकि अन्य जो है संघ राज्य संबंध से संबंधित ऐसे आर्टिकल, ऐसे जो कमेटियां होती हैं बहुत पूछी जाती हैं, तो इनका डेट भी याद रखना। देखो, शीतलवाड़ एक समिति थी, प्रशासनिक सुधार आयोग ये 1966-69 थी, 69 में बनी थी। इसके बाद एक राजमन्नार समिति 1969 में बनी थी। कभी कभी मिलान करने को इसका दे सकता है, ईयर मिलान करने को, तो ये भी याद रखना। सरकारी आयोग जो है 1983 में बनी थी, और MA पुंछी आयोग 2007 का है। ये सभी संबंध रख रहा है केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है 1998 में बनी थी, ये चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? ठीक है, तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार के कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल कौन सा? 76। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। ठीक है, जो कि लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993। तो ये डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, डेट ईयर दोनों। तो इसके थ्रू क्या किया गया कि भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में पंचायत आता है, इसके साथ ही पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, इसके बाद याद रखना इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 29 विषय। 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन करता है, तो याद रखना राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कौन करेगा? चूंकि राज्य की बात हो रही है, राज्य का कौन? पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन, तो पंचायत यानी राज्य से संबंधित बात हो रही है, तो अतः इसमें राज्यपाल हो जाएगा। देख चुके हैं इस क्वेश्चन को बहुत बार। अनुच्छेद 243 आई के तहत जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो कितनी बार देखा गया है क्वेश्चन को, रिपीट कितने होते हैं, तो इसलिए देखो बार बार रिवीजन हो जाएगा, वो रिवीजन के लिए मस्ट है वीडियो। ठीक है, तो फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जो ऑलरेडी हम इसका कर चुके हैं डिस्कशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, तो ये समय पूछ रहा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ये मार्च में हुआ था, लेकिन अभी उस समय के लिए जरूरी था क्योंकि करंट का क्वेश्चन रहा होगा। तो इतना याद रखना कि 2014 में बना था जो है तेलंगाना राज्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2008 में हुआ था। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में संशोधन द्वारा पारित किया था। इसे 30 दिसंबर 2008 को स्वीकृति मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार, मतलब उन बच्चों के अधिकार के निहित जो
किसमें? तो प्राथमिक स्तर पर बात हुई है ना, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, ये उन जो अनुच्छेद मूल अधिकार में भी 21A में आता है, और ये 86वां संविधान 2002 जोड़ा गया था। 86वां संविधान अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, किसमें? मूल अधिकार में। देख चुके हैं इसकी व्याख्या। और ये भी याद रखना कि जो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था, ये 2009 में बना था, ठीक है, तो दोनों याद रखना। नेक्स्ट है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने की 1, 2, 3 है, ठीक है। याद रखना जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं वो 213 है, आर्टिकल 213 है, ठीक है। तो जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो चाहे कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्रवाई आवश्यक है, यानी कि मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, इंपॉर्टेंट है जारी कर कानून बनाना, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही राज्य विधानमंडल में राज्यपाल कर सकता है। तो आज तक 2015 तक का क्वेश्चन आज हम कर लिए, आगे हम 2016 का क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।